Hey guys, welcome to Silly Minded. Don't forget to hit that like button and subscribe. प्रधानमंत्री सीरीज के हमारे दूसरे पड़ाव में आप सबका स्वागत है। देखिए, जब नेहरू जैसा विशाल बरगद का पेड़ गिरा तो पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही थी, आफ्टर नेहरू हु, मतलब अब कौन। सबने सोचा था कि भारत में अब उथल पुथल मच जाएगी, लेकिन सामने आया एक ऐसा इंसान जो कद में भले ही छोटा था, पर जब भारत अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, दो युद्ध और एक भयानक अकाल, तब वो इंसान हिमालय से भी ऊंचा खड़ा नजर आया। आज हम लाल बहादुर शास्त्री के उन महज 19 महीनों के कार्यकाल को समझेंगे जिन्होंने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। नेहरू जी के जाने के बाद देश में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सबको लग रहा था कि भारत शायद बिखर जाएगा। और फिर प्रधानमंत्री बने शास्त्री जी, जो नेहरू जी से हर मायने में बिल्कुल अलग थे। सोचे, कहाँ नेहरू जी का वो शाही अंदाज, वो लंबा कद, और कहाँ शास्त्री जी की वो सादगी और छोटा सा कद। ये सिर्फ दो इंसानों का फर्क नहीं था, ये भारत के भविष्य की दो अलग अलग तस्वीरों का फर्क था। तो शास्त्री जी को विरासत में क्या मिला? देखिए, उन्हें कोई फूलों की सेज नहीं मिली थी। उन्हें विरासत में मिला था एक ऐसा देश जो गहरे संकटों से घिरा हुआ था। ये सच में एक कांटों का ताज था। तो चलिए समझते हैं कि 1964 में भारत की हालत थी कैसी। 1962 में चीन से मिली हार ने हमारे देश का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया था। ऊपर से देश में अनाज की जबरदस्त कमी थी। हालत इतनी खराब थी कि हम अमेरिका से PL 480 प्रोग्राम के तहत मिलने वाले गेहूं पर पूरी तरह निर्भर थे। मतलब एक नए प्रधानमंत्री के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। उस दौर को शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस कहा जाता था। इसका मतलब यह है कि अमेरिका से अनाज का जहाज जब भारत के बंदरगाह पे पहुंचता था तो वो अनाज सीधा लोगों के पेट में जाता था। हमारे पास उसे स्टोर करने तक की जगह नहीं थी, कोई रिजर्व नहीं था। यह हमारी संप्रभुता और हमारे आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। तो सवाल यह है कि शास्त्री जी ने इस भयानक खाद्य संकट का सामना किया कैसे? उन्होंने भारत में आत्मनिर्भरता के बीज बोए। शास्त्री जी की विरासत दो बड़ी क्रांतियों से जुड़ी है। पहली, हरित क्रांति। हाँ, इसका श्रेय बाद में इंदिरा गांधी को मिला, लेकिन इसकी मजबूत नींव शास्त्री जी और उनके मंत्री C सुब्रमण्यम ने ही रखी थी। नॉर्मन बोरलॉग भारत बुलाने वाले वही थे। और दूसरी, श्वेत क्रांति। वो खुद गुजरात के आणंद गए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन से मिले और 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB की स्थापना की, जिसने अमूल मॉडल को पूरे देश में फैलाया। शास्त्री जी की पकड़ सिर्फ देश के अंदरूनी मामलों पर ही नहीं थी, विदेश नीति पर भी उतनी ही मजबूत थी। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है 1964 का शास्त्री श्रीमावो समझौता। इस समझौते ने श्रीलंका में बसे भारतीय तमिलों की नागरिकता के दशकों पुराने बेहद उलझे हुए मुद्दे को सुलझाने की एक ईमानदार कोशिश की। और अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने शास्त्री जी की छवि हमेशा के लिए बदल दी। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। ये वो पल था जब दुनिया ने उनके शांत चेहरे के पीछे छिपे फौलादी इरादों को देखा। उनके दुश्मनों ने उन्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी थी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया। उन्हें लगा कि नेहरू के बाद भारत कमजोर पड़ चुका है और ये छोटे कद का प्रधानमंत्री तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन शास्त्री जी ने जो किया उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने न सिर्फ कश्मीर को बचाया, बल्कि उल्टा लाहौर की तरफ एक नया मोर्चा खोलकर पाकिस्तान को ही सकते में डाल दिया। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने जंग का रुख ही पलट दिया। और इसी युद्ध के बीच उन्होंने वो नारा दिया जो आज भी हमारे दिलों में गूंजता है, जय जवान जय किसान। क्या खूब नारा था। उन्होंने बड़ी ही समझदारी से सीमा पर लड़ रहे जवान को देश के अंदर खेत में काम कर रहे किसान से जोड़ दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। शास्त्री जी की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो सिर्फ कहते नहीं थे, करके दिखाते थे। युद्ध के समय जब देश में अनाज की कमी हुई तो उन्होंने देशवासियों से अपील की कि हफ्ते में एक दिन एक वक्त का खाना ना खाएं। लेकिन ये अपील करने से पहले उन्होंने खुद अपने घर पर अपने परिवार के साथ सोमवार को शाम का खाना छोड़ दिया था। इसे कहते हैं नैतिक नेतृत्व। युद्ध का अंत सोवियत संघ की मध्यस्थता से हुए ताशकंद समझौते से हुआ, लेकिन ये शांति समझौता शास्त्री जी के जीवन का सबसे दुखद और आखिरी अध्याय बन गया। यहां से कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। 10 जनवरी को ताशकंद समझौते पर दस्तखत होते हैं। भारत और पाकिस्तान शांति की घोषणा करते हैं और उसके महज कुछ ही घंटों के बाद 11 जनवरी की सुबह खबर आती है कि लाल बहादुर शास्त्री का रहस्यमयी परिस्थितियों में निधन हो गया है। पूरा देश सदमे में था।
चलिए अब उनकी विरासत के कुछ खास पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका निधन विदेश में यानी ताशकंद में हुआ। उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया और वो ये सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति बने। दिल्ली में उनके स्मारक को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। और हाँ, 1956 की वो मशहूर घटना, जब एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की इससे बड़ी मिसाल मिलना मुश्किल है। शास्त्री जी की जिंदगी एक बात तो साफ कर देती है कि ताकतवर होने के लिए चीखना चिल्लाना जरूरी नहीं होता। उनका पूरा जीवन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली ताकत शांत इरादों और नैतिक साहस में ही नहीं बसती। शास्त्री जी के अचानक चले जाने से देश में एक बार फिर सत्ता का शून्य पैदा हो गया और इस शून्य को भरने के लिए जो संघर्ष हुआ, उसी से उभरी भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट को कैसे मात दी, ये सब हम जानेंगे अपने अगले विश्लेषण में। तो इस सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।